हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू टेक विद डीडी चैनल में। आज अपन बात करेंगे विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 15 का। ये दोस्तों थर्ड पार्ट है और इसमें भी हम हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चन आप खुद बना सके। और दोस्तों बीच बीच हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि जो क्वेश्चन आप पढ़ें वो आपको ज्यादा दिन तक के लिए याद हो जाए और आप वीडियो के बीच में किसी भी तरह से बोर ना हो। और दोस्तों कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि जो बीच बीच में ट्रिक्स बताए जाएं वो आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय स्वतंत्रता लीग यानी कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसकी स्थापना अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू और सचिव के रूप में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। दूसरा दिया है कि इसका गठन समाज की आर्थिक संरचना की समाजवादी दृष्टि के साथ पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? ए दिया है केवल एक, बी दिया है केवल दो, सी दिया है एक दो दोनों, जबकि डी दिया है ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो भारतीय स्वतंत्रता लीग है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि इसकी स्थापना अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू और सचिव के रूप में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी स्थापना अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं की गई थी, जबकि उनकी जगह श्रीनिवास अयंगार थे, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और अपन देखें जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस है ये दोनों सचिव के रूप में निर्वाचित हुए थे, इसलिए जो पहला वाला है यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि इसका गठन समाज की आर्थिक संरचना की समाजवादी दृष्टि के साथ पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल दो सही है। और अपन देखें जो भारतीय स्वतंत्रता लीग है इसका गठन सन 1928 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा मिलकर किया गया था। और यह इसलिए किया गया था क्योंकि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू के अधीन एक समिति के गठन से पूर्व भारत का एक बड़ा वर्ग जो था वो पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय डोमिनियन स्टेट्स यानी जिसको अपन बोले ब्रिटिश शासन के अधीन सीमित स्वायत्तता चाहता था। और फिर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने मिलकर 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन से कारण स्वदेशी आंदोलन को कमजोर करने के लिए उत्तरदायी थे? पहला दिया है अंग्रेजों द्वारा सार्वजनिक जनसभाओं आदि पर नियंत्रण और प्रतिबंध के माध्यम से कठोरता पूर्वक दमन। दूसरा दिया है नरमपंथियों और गर्मपंथियों के मध्य कांग्रेस में विभाजन। तीसरा दिया है प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी ने इस आंदोलन को नेतृत्व विहीन बना दिया। और चौथा दिया है कि बंगाल विभाजन का निरसन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1, 2 और 4, बी दिया है केवल 3 और 4, सी दिया है केवल 1, 2 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अपन देखें जो स्वदेशी आंदोलन है ये क्या था और इसको कमजोर करने के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो वर्ष 1908 के मध्य में जो स्वदेशी आंदोलन था ये एक लोकप्रिय समूह था और फिर कुछ ऐसे कारण हुए जिसके कारण जो स्वदेशी आंदोलन था ये कमजोर पड़ता गया। तो अपन देखें इसमें पहला दिया है कि अंग्रेजों द्वारा सार्वजनिक जनसभाओं आदि पर नियंत्रण और प्रतिबंध के माध्यम से कठोरता पूर्वक दमन किया गया था, इसलिए स्वदेशी आंदोलन कमजोर पड़ गया था। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि नरमपंथियों और गर्मपंथियों के मध्य कांग्रेस में विभाजन हुआ था, इसलिए भी यह आंदोलन कमजोर पड़ गया था। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि वर्ष 1907 में कांग्रेस और अखिल भारतीय संगठन इनके मध्य विभाजन हो गया, जिसके कारण स्वदेशी आंदोलन कमजोर पड़ गया। और फिर नरमपंथी और गर्मपंथियों के मध्य भी कांग्रेस में विभाजन हो गया, इसलिए यह और कमजोर पड़ता गया। इसलिए जो दूसरा वाला है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी ने इस आंदोलन को नेतृत्व विहीन बना दिया था, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो चौथा दिया है कि बंगाल विभाजन का निरसन करना यानी कि बंगाल विभाजन को रद्द करना, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि बंगाल विभाजन को रद्द करने का जो निर्णय हुआ था वो वर्ष 1911 में हुआ था
और ये जो बात हो रही है स्वदेशी आंदोलन की, ये वर्ष 1907 और 8 के बीच की बात है। इसलिए जो चौथा वाला है कि बंगाल विभाजन का निरसन करना था, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि केवल 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाली कटोच समिति संबंधित है। ए दिया है न्याय सुधार से, बी दिया है बैंकिंग सुधार से, सी दिया है औषधि से और डी दिया है केंद्र और राज्य संबंधों से। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अपन देखें कि इसमें शब्द आ रहा है कटोच, यानी कि जो इसमें अपन का को हटा देंगे तो लास्ट में आ रहा है टोच, यानी कि टोच को यदि अपन पढ़ें तो चोट से शब्द आ रहा है और चोट यदि लग जाती है तो अपन जो उसका उपचार करते हैं वो औषधि से करते हैं, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि औषधि से संबंधित समिति है। क्योंकि अभी हाल ही में देश में सक्रिय औषधि सामग्री हो गई और थोक औषधि हो गई, उनके घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक नीति और रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से डॉक्टर भी.एम. कटोच जो है उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी की औषधि से, क्योंकि कटोच यानी कि चोट, जब चोट लगेगी तो अपन उसका उपचार औषधि से करेंगे, यानी कि जो कटोच समिति है वो औषधि से संबंधित हो जाएगी। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44 है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह भारत से ब्रिटिश औपनिवेशिक के शासन समाप्त करने के इच्छुक भारत के बाहर रहने वाले लोगों को संगठित करने के लिए स्थापित किया गया था। और दूसरा दिया है कि राम बिहारी बोस और एससी यानी कि सुभाष चंद्र बोस इस लीग से जुड़े थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है? यह है ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि यह भारत से ब्रिटिश औपनिवेशिक के शासन समाप्त करने के इच्छुक भारत के बाहर रहने वाले लोगों को संगठित करने के लिए स्थापित किया गया था। तो यह लब्ध को सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि राम बिहारी बोस और एससी यानी कि सुभाष चंद्र बोस इस लीग से जुड़े थे, तो यह लाभ भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 45 है कि हाल ही में आरंभ की गई स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दूसरा दिया है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भू अभिलेख सत्यापित और अद्यतन करने के लिए GIS और ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। और तीसरा दिया है कि यह संपत्ति स्वामियों को संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराएगी जिसके निमित्त वे ऋण ले सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि अभी हाल ही में जो स्वामित्व योजना लाई गई है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, तो यह लब्ध को सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भू अभिलेख सत्यापित और अद्यतन करने के लिए GIS और ड्रोन तकनीक, ड्रोन यानी कि जो मानव रहित वायुयान होते हैं उसको अपन बोलते हैं ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। तो यह लब्ध को सही हो जाएगा और इसी के माध्यम से सटीक जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि किस व्यक्ति की कहां तक संपत्ति है। और इसी की सहायता से इसमें हवाई फोटोग्राफी भी ली जाएगी ड्रोन से, और जो उपग्रह से प्राप्त छवियां हैं उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और इसमें जो ड्रोन तकनीक है उसका भी उपयोग किया जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि यह संपत्ति स्वामियों को संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराएगी जिसके निमित्त वे ऋण ले सकते हैं। तो यह लब्ध को सही हो जाएगा। और ऐसा करने से जो संपत्ति स्वामी हैं उनको बैंक से ऋण बड़ी जल्दी ही मिल जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर
छाले से कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, यह अपने संपूर्ण अस्तित्व के दौरान व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्रवाई से दूर रहा। और दूसरा दिया है कि इसने परिवहन के साधनों और बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव रखा। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है या हैं? ए दिया है केवल एक, बी दिया है केवल दो, सी दिया है एक दो दोनों, जबकि डी दिया है ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA है, इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि यह अपने संपूर्ण अस्तित्व के दौरान व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्रवाई से दूर रहा, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो HSRA है ये एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन था, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि ये वीरतापूर्ण कार्रवाई जो है उससे दूर नहीं रहेगा। इसलिए जो पहला वाला है यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें दूसरा दिया है कि इसने परिवहन के साधनों और बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव रखा था, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सन 1924 में जो क्रांतिकारी थे उन्होंने रेलवे और परिवहन के अन्य साधनों के साथ जो बड़े पैमाने के उद्योग होते थे जैसे कि इस्पात और जहाज, उसके निर्माण के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव उन्होंने रखा था। इसलिए जो दूसरा वाला है यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल दो सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47 है कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था को आरंभ किया गया। दूसरा दिया है कि भारत सचिव को अब से यानी कि 1919 से राजकोष से भुगतान किया जाना था। और तीसरा दिया है कि प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत को आरंभ किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ए दिया है केवल एक और तीन, बी दिया है केवल दो और तीन, सी दिया है केवल दो, जबकि डी दिया है एक दो और तीन। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और अब अपन देखें जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार है, तो इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो अपन देखें जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड है यानी कि जो 1919 का अधिनियम आया था उसे वो कहते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, और इसी के संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था को आरंभ किया गया था, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह प्रांतीय स्तर पर नहीं किया गया था, जबकि केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था को आरंभ किया गया था। इसलिए जो पहला वाला है यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि भारत सचिव को अब से यानी कि 1919 से ब्रिटिश राजकोष से भुगतान किया जाना था, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत को आरंभ किया गया था, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का जो बहुमत आरंभ किया गया था वो सन 1909 यानी कि भारत परिषद जो अधिनियम था उसमें प्रारंभ किया गया था। इसलिए जो तीसरा वाला है यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दोस्तों हमारे इसी चैनल पर ये जितने भी अधिनियम हैं यानी कि सन 1773 से लेके सन 1947 तक जितने भी अधिनियम थे इन सभी को अपन ने पूरी तरीके से पढ़ा है। यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक दे दी जाएगी, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और अपन देखें कि इसका कौन सा आंसर सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा कि केवल दो सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48 है कि यह रूस के सुदूर पूर्व में स्थित 1250 किलोमीटर लंबा प्रायद्वीप है। इसके बर्फीली जलवायु और सक्रिय ज्वालामुखियों के कारण इसे आग और बर्फ की भूमि का उपनाम दिया गया है। हाल ही में इसके समुद्रों के पेट्रोलियम और संबंधित उत्पादों से गंभीर रूप से प्रदूषित होने की सूचना दी गई। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित प्रायद्वीपों में से किसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया गया है? ए दिया है आइवेरिया प्रायद्वीप, बी दिया है कामचटका प्रायद्वीप, सी दिया है सिनाई प्रायद्वीप और डी दिया है दक्कन प्रायद्वीप। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि इसमें शब्द आ रहा है आग और बर्फ की भूमि, यानी कि उसमें आग भी रहेगी और फिर बर्फ भी बन जाएगी, यानी कि जो बर्फ रहेगी तो उसमें जैसी आग पड़ेगी तो वो दोस्तों चटक जाएगी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि काम चटका, क्योंकि जैसे ही काम हुआ वैसे वो चटका। कैसे? क्योंकि जो बर्फ है बर्फ का काम हो गया तो फिर वो पिघलेगी। क्यों पिघलेगी? क्योंकि उससे आग जाएगी, यानी कि इसका काम हुआ यानी कि काम, और फिर वो चटका यानी कि काम चटका आ जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 49 है कि बंगाल के विभाजन रोकने में याचिका और प्रेस अभियानों के नरमपंथी तरीकों के विफल हो जाने पर गर्मपंथियों ने स्वदेशी आंदोलन पर वर्चस्व स्थापित कर लिया। इस संदर्भ में स्वदेशी आंदोलन के दौरान कार्रवाई करने हेतु नरमपंथी कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा या से सम्मिलित था या थे। पहला दिया है जन जनता के पहुंचने के साधन के रूप में पारंपरिक त्योहारों और मेलों का व्यापक उपयोग, और दूसरा दिया है कि भाषण के अधिकार की पुष्टि करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह, और तीसरा दिया है कि मुख्य रूप से विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों में श्रमिक हड़तालों का आयोजन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 3, बी दिया है केवल 1, सी दिया है केवल 2 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा उत्तर सही है। तो अब अपन देखें, जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको रोकने की जो याचिका थी और प्रेस अभियानों के जो नरमपंथी तरीके थे वो विफल हो गए थे, इसलिए फिर नरमपंथियों ने स्वदेशी आंदोलन का वर्चस्व स्थापित कर लिया था और इसी के संदर्भ में अपन को बताना है। तो अपन देखें, जो इसमें पहला दिया है कि जन जनता के पहुंचने के साधन के रूप में पारंपरिक त्योहारों और मेलों का व्यापक उपयोग करना, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो नरमपंथी दल के नेता थे वो रूढ़िवादियों में विश्वास करते थे, यानी कि पारंपरिक त्योहारों और मेलों का व्यापक उपयोग वो करना चाहते थे जन जन के लिए, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि भाषण के अधिकार की पुष्टि करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत जो सत्याग्रह हुआ था वो अगस्त प्रस्ताव का परिणाम था, न कि बंगाल विभाजन की जो रोकने की याचिका थी उससे संबंधित था। इसलिए जो दूसरा वाला है यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो तीसरा दिया है कि मुख्य रूप से विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों में श्रमिक हड़तालों का आयोजन करना था, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल 1 और 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 50 है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव का समर्थन किया था। पहला दिया है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा दिया है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा दिया है सत्यमूर्ति और चौथा दिया है महात्मा गांधी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1, 2 और 3, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 4, जबकि डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें, जो वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया था, तो उसका किस किसने समर्थन किया था। तो इसमें जो पहला दिया है जवाहरलाल नेहरू, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है सुभाष चंद्र बोस, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा दिया है कि सत्यमूर्ति, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें चौथा दिया है कि महात्मा गांधी, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू जैसे कई वरिष्ठ नेताओं का मानना था कि डोमिनियन स्टेट्स पर बड़ी कठिनाई से राष्ट्रीय सर्वसम्मति प्राप्त हुई है, और जिसका इस प्रकार से हड़बड़ाहट से यदि अपन उसका परित्याग करते हैं तो ये सही नहीं होगा। इसलिए जो महात्मा गांधी है उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था, जबकि जो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति जो थे इन्होंने इसका समर्थन किया था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किन स्थायी कार्बनिक के प्रदूषकों की अभिपुष्टि की गई है। पहला दिया है क्लोरोडिकॉन, दूसरा दिया है हेक्साब्रोमो डिफेनाइल, तीसरा दिया है डाइफ्लोरो मीथेन और चौथा दिया है पेंटा क्लोरोबेंजीन। इसमें दोस्तों सही कर लेना कि इसमें डाइफ्लोरो है, ना कि डाइफ्लोरीमीथेन है। और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1, 2 और 3, बी दिया है केवल 2, 3 और 4, सी दिया है केवल 1, 2 और 4, जबकि डी दिया है केवल 1, 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि भारत सरकार द्वारा किन स्थायी कार्बनिक के प्रदूषकों की अभिपुष्टि यानी कि उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अपन देखें कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो 7 रसायन है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। कहने का मतलब है कि जो 7 रसायन है उसका न तो उत्पादन किया जा सकता है, न उसका व्यापार किया जा सकता है, न ही उसको उपयोग में लाया जा सकता है, और न ही उसका आयात और निर्यात किया जा सकता है। और अपन देखें कि वो कौन कौन से स्थायी कार्बनिक के प्रदूषक हैं। तो इसमें जो पहला दिया है कि क्लोरोडिकॉन, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि हेक्साब्रोमो डिफेनाइल, तो यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि डाइफ्लोरोमीथेन, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा,
क्योंकि इस पर किसी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। और जो डाइक्लोरो डाइफ्लोरो है ये एक प्रकार का रंगहीन गैस है और इसको CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हेलोमेथेन भी कहा जाता है। इसलिए जो तीसरा वाला है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें चौथा दिया है कि पेंटाक्लोरोबेंजीन, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके अलावा जो 4 नाम और हैं जिनको सम्मिलित किया गया है, जैसे अपन देखें कि हेक्साब्रोमो डी फिनाइल जो ईथर हो गया और हेप्टाब्रोमो डी फिनाइल ईथर हो गया, उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और अपन देखें जो टेट्रा और पेंट्रा ब्रोमो डी फिनाइल है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। और हेक्साब्रोमो साइक्लोरो डी कैन जो है उसको भी सम्मिलित किया गया है। और इसके साथ साथ जो हेक्साक्लोरो ब्यूटाडीन है उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि केवल 1, 2 और 4 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 52 है कि संपदायक पंचाट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा या सी प्रावधान प्रदान किया गया था या किए गए थे। पहला दिया है कि दलित वर्गों को दोहरा मताधिकार मिलना था, जिसमें एक का उपयोग पृथक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाना था और दूसरे का सामान्य निर्वाचक मंडल में किया जाना था। और इसमें जो दूसरा दिया है कि कुछ प्रांतों में महिलाओं को सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया था। और तीसरा दिया है कि बम्बई प्रेसिडेंसी में मराठों के लिए सीटें आरक्षित की जानी थी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है 1, 2 और 3, जबकि डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि जो संपदायक पंचाट यानी कि कम्युनल अवार्ड जो है उसकी घोषणा कब की गई थी। तो इसकी घोषणा 16 अगस्त सन 1932 में जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री यानी कि रैमजे मैकडोनाल्ड जो हैं उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और इसमें कहा गया था कि इसमें पहला दिया है कि दलित वर्गों को दोहरा मताधिकार मिलना था, जिसमें एक का उपयोग पृथक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाना था और दूसरे का सामान्य निर्वाचक मंडल में किया जाना था। तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें दूसरा दिया है कि कुछ प्रांतों में महिलाओं को सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया था। तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो महिलाएं हैं उनके लिए जो सीटों का आरक्षण किया गया था वो किया गया था 3%। और इसमें तीसरा दिया है कि बम्बई प्रेसिडेंसी में मराठों के लिए सीटें आरक्षित की जानी थी। तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो बम्बई प्रांत में सामान्य निर्वाचन होना था उसके लिए 7 सीटें मराठों के लिए आरक्षित की जानी थी। इसलिए जो तीसरा वाला है ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है कि 1930 के दशक में वामपंथी राजनीति के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है समाचार पत्र या पैम्फलेट, दूसरी तरफ दिया है द्वारा प्रकाशित। पहला दिया है कि द सोशलिस्ट जो समाचार पत्र है ये S.A. डांगे द्वारा प्रकाशित किया गया था। दूसरा दिया है नवयुग समाचार पत्र मुजफ्फर अहमद द्वारा प्रकाशित किया गया था। और तीसरा दिया है कि इंकलाब जो समाचार पत्र है ये गुलाम हुसैन द्वारा प्रकाशित किया गया था। उपर्युक्त युगों में से कौन सा से सही सम्मिलित है या है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि 1930 के दशक में जो वामपंथी राजनीति का उदय हुआ था उसके संदर्भ में अपन को बताना है कि कौन कौन से समाचार पत्र या पैम्पलेट किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। और इन सभी को अपन पूरी ट्रिक से पढ़ेंगे। जैसे कि अपन देखें कि इसमें जो पहला दिया है कि द सोशलिस्ट जो समाचार पत्र है वो S.A. डांगे द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो यह वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें दूसरा दिया है कि नवयुग जो समाचार पत्र है वो मुजफ्फर अहमद द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें तीसरा दिया है कि इंकलाब समाचार पत्र ये गुलाम हुसैन द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन देखें कि इन सभी को अपन ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे। इसमें जो पहला दिया है कि द सोशलिस्ट समाचार पत्र ये S.A. डांगे द्वारा प्रकाशित किया गया था। कैसे, देखिए डांगे को अपन याद करेंगे दंगे से। और दोस्तों जो दंगे होते हैं तो उसके जो अपन को सूचना मिलती है तो वो सोशल मीडिया से मिलती है और एक लिस्ट के रूप में मिलती है। यानी कि सोशल से आ जाएगा सोश और लिस्ट से आ जाएगा सोशलिस्ट। यानी कि जो दंगे होते हैं तो उसकी जो अपन को न्यूज मिलती है वो अपन को सोशल मीडिया से मिलती है और वो भी एक लिस्ट के रूप में कि कहां कहां पर दंगे हुए हैं।
और इसमें जो दूसरा दिया था कि नवयुग समाचार पत्र ये मुजफ्फर अहमद द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो कैसे, देखिए जो नवयुग है उसकी बहुत से लोग अहमियत नहीं समझते हैं, यानी कि अहमद आ जाएगा। और जो तीसरा दिया है कि इंकलाब समाचार पत्र ये गुलाम हुसैन द्वारा प्रकाशित किया गया था। कैसे, देखिए जो इंकलाब यानी कि जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर इंक डाल देगा तो आप उसको गुलाम बना लोगे, यानी कि गुलाम हुसैन आ जाएगा। तो अब अपन इन सभी को एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो द सोशलिस्ट समाचार पत्र है ये S.A. डांगे द्वारा प्रकाशित किए गए थे। कैसे, जो दंगे हैं उसके जो अपन को न्यूज मिलती है तो वो एक सोशल मीडिया से मिलती है और वो भी पूरी लिस्ट के रूप में मिल जाती है, यानी कि जितने भी दंगे होते हैं तो उसके अपन को पूरी सोशल मीडिया में लिस्ट मिल जाती है कि कहां कहां पर कौन से दंगे हुए। और नवयुग यानी कि जो नवयुग होता है तो उसके बहुत से लोग अहमियत नहीं समझते हैं, यानी कि अहमद आ जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति इंक डाल देगा तो उसको अपन गुलाम बना लेंगे, यानी कि गुलाम हुसैन आ जाएगा। और दोस्तों यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में नरम पंथियों और गर्म पंथियों के मध्य निम्नलिखित अंतर पर विचार कीजिए। पहला दिया है जहां गर्मपंथी अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता चाहते थे, वहीं नरमपंथी चाहते थे कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के हित में जारी रहे। दूसरा दिया है कि धार्मिक पुनरुत्थानवाद गर्मपंथी संघर्ष की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गया, जबकि नरमपंथी सामाजिक सुधारों के मामलों से प्रबुद्ध थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है या है? ए दिया है केवल एक, बी दिया है केवल दो, सी दिया है एक और दो दोनों, डी दिया है ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उनके मध्य जो नरमपंथी और गर्मपंथी थे उनके मध्य ऐसा कौन सा अंतर है जिनसे अपन स्पष्ट रूप से पहचान जाएंगे कि ये नरमपंथी के नेता है और ये गर्मपंथी के नेता है। तो इसमें जो पहला दिया है कि जहां गर्मपंथी अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता चाहते थे, वहीं नरमपंथी चाहते थे कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के हित में जारी रहे। इसलिए जो पहला वाला है ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि धार्मिक पुनरुत्थानवाद गर्मपंथी संघर्ष की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गया था, जबकि जो नरमपंथी थे उनके सामाजिक सुधारों के मामलों में ही प्रबुद्ध थे। इसलिए जो दूसरा वाला है यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो गर्मपंथी दल के नेता थे तो वो रूढ़िवादियों में विश्वास रखते थे, इसलिए जो गर्मपंथी दल के नेता थे वो धार्मिक पुनरुत्थानवादी पर विश्वास रखते थे, जबकि जो नरमपंथी दल के नेता थे तो वो आधुनिकतावादी में विश्वास रखते थे और सामाजिक सुधार में वो आगे थे। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर हम इसका सी हो जाएगा कि एक और दो दोनों सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्वेश्चन 55 है कि नीचे दिए गए कथनों के संदर्भ में अधिनियम की पहचान कीजिए। पहला दिया है S.A. जिन्ना और मदन मोहन मालवीय सहित केंद्रीय विधान परिषद के सभी निर्वाचित सदस्यों ने इस अधिनियम का विरोध किया। दूसरा दिया है कि इस अधिनियम का उद्देश्य युद्धकालीन भारत रक्षा अधिनियम 1915 के दमनकारी प्रावधानों को एक स्थायी विधि द्वारा प्रस्तावित करना था। और तीसरा दिया है कि इस अधिनियम की क्रूरता के विरोध करने के लिए सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था। उपरोक्त कथनों द्वारा निम्नलिखित में से किस विधेयक या अधिनियम को संदर्भित किया जा रहा है? ए दिया है लोक सुरक्षा विधेयक 1928, बी दिया है अराजक और क्रांति अपराध अधिनियम 1919 और सी दिया है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 और डी दिया है कि बंगाल आपराधिक विधि संशोधन 1924। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखें कि वह कौन सा अधिनियम था जिसमें S.A. जिन्ना और मदन मोहन मालवीय सहित केंद्रीय विधान परिषद के सभी निर्वाचित सदस्यों ने इस अधिनियम का विरोध किया था। और फिर इसके बाद जो दमनकारी प्रावधान हुआ था और फिर इसके बाद आगे जो क्रूरता है, यानी कि इसमें शब्द आ रहा है दमनकारी, क्रूरता, ये सब इसमें शब्द आ रहा है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर हम इसका बी हो जाएगा कि अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, क्योंकि इसमें शब्द आ रहा है अराजक, यानी कि उसमें क्रूरता भी होगा, दमनकारी प्रावधान भी होंगे और फिर उस अधिनियम का विरोध भी करेंगे, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रावधान पुनः समझौते द्वारा प्रदान किया गया था या किए गए थे? पहला दिया है दलित वर्गों के लिए
पृथक निर्वाचक मंडल। दूसरा दिया है दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में वृद्धि। और तीसरा दिया है कि दलित वर्गों के लिए द्विस्तरीय निर्वाचन प्रणाली। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें, जो पुनः समझौता हुआ था यानी कि सन 1932 की बात हो रही है, तो इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें पहला दिया है कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो दलित वर्ग है उनके लिए जो अलग से निर्वाचक मंडल है उसका प्रावधान नहीं किया गया था। जबकि जो पुनः समझौता हुआ था उसमें गांधी जी और जो अंबेडकर जी थे उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर जो आरक्षण है उसके लिए सहमत हो गए थे। इसलिए जो पहला वाला है यह बिल्कुल को गलत हो जाएगा। और इसमें दूसरा दिया है कि दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में वृद्धि की जाए, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें तीसरा दिया है कि दलित वर्गों के लिए द्विस्तरीय निर्वाचन प्रणाली, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 और 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि नीचे दी गई अनुशंसाओं के संदर्भ में आयोग की पहचान कीजिए। पहला दिया है इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन कर इसकी रिपोर्ट देने के लिए गठित किया गया था, लेकिन इसकी अनुशंसाएं अन्य विश्वविद्यालयों पर भी लागू होती हैं। दूसरा दिया है कि इसकी एक अनुशंसा यह थी कि छात्रों को विश्वविद्यालय में 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर यानी कि हाई स्कूल के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश करना चाहिए। और इसमें जो तीसरा दिया है कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन और नियंत्रण के लिए पृथक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है सैडलर आयोग, बी दिया है हार्टोग आयोग, सी दिया है रेले आयोग सार्जेंट योजना। तो इन्हें से आपको बताना है किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि वह कौन सा आयोग था जिसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन जो वो अनुशंसा रखेगा तो वो अन्य विश्वविद्यालयों पर भी लागू होंगी। और इसमें जो दूसरा दिया था कि 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर के बाद ही विश्वविद्यालय में प्रवेश करना। और इसमें तीसरा दिया था कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन और नियंत्रण के लिए अलग अलग माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि सैडलर आयोग। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। इसमें दिया है कि वे एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। उन्होंने कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न निर्जातीयता और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया। उन्होंने भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। उन्हें केंद्रीय विधान परिषद के लिए भी निर्वाचित किया गया था, और जिसमें उन्हें विपक्ष के नेता की उपाधि से भी प्रदत्त की गई थी। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है। ए दिया है विट्ठल भाई पटेल, बी दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, सी दिया है फिरोज शाह मेहता और डी दिया है चित्तरंजन दास। तो इन्हें से आपको बताना है किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि वो एक समाज सुधारक थे, शिक्षाविद भी थे, और उसके साथ साथ उन्होंने जो लोक सेवा आयोग है उसके सदस्य के रूप में भी कार्य किया था, और उन्हें विपक्ष के नेता की उपाधि भी प्रदान की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से प्रसिद्ध जो महादेव गोविंद रानाडे हैं उनके अनुयायी थे। और जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो अपने गुरु रानाडे की भांति ही बहुत संयम थे और मृदु न्यायप्रियता की नीति में विश्वास रखते थे। और गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59 है कि चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार के चंपारण आने के लिए मनाया। दूसरा दिया चंपारण आंदोलन गांधी जी का पहला असहयोग सत्याग्रह था। और तीसरा दिया है कि बागान स्वामियों के साथ एक समझौते के तहत गांधी जी की इस बात पर सहमति हुई कि बागान स्वामियों द्वारा की गई वसूली का केवल 25% किसानों को वापस लौटाना चाहिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2, सी दिया है केवल 3, जबकि डी दिया है
केवल 1 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि जो चंपारण सत्याग्रह है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार के चंपारण आने के लिए मनाया था। तो यह लगभग को सही हो जाएगा। जो राजकुमार शुक्ल है इन्होंने गांधी जी को इसलिए बुलाया था ताकि जो नील की खेती है उससे संबंधित किसानों की जितनी समस्याएं हैं उनको सुलझाया जा सके, इसलिए जो पहला वाला है यह लगभग को सही हो जाएगा। और इसमें दूसरा दिया है कि चंपारण आंदोलन जो है वो गांधी जी का पहला असहयोग सत्याग्रह था। तो यह लगभग को गलत हो जाएगा, क्योंकि चंपारण जो आंदोलन है ये गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जबकि जो असहयोग आंदोलन है वो उनका खेड़ा सत्याग्रह था। इसलिए जो दूसरा वाला है यह लगभग को गलत हो जाएगा। और अपन देखें कि इसको अपन टेक्स्ट से कैसे याद करेंगे। देखिए चंपारण यानी कि इसमें चरण की बात हो रही है, तो चरण दोस्तों सभी के कैसे होते हैं, बड़े ही विनय के साथ आदमी रखते हैं, यानी कि जैसे आदमी चरण रखते हैं तो वो बड़े ही विनय के साथ रखते हैं, यानी कि सविनय अवज्ञा आ जाएगा और उसकी कोई भी अवज्ञा नहीं करता। यानी कि जैसे अपन चरण रखते हैं तो वो बड़े ही विनय के साथ रखते हैं और उसके अपन अवज्ञा नहीं करते हैं, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आ जाएगा। और जो पहला असहयोग यानी कि जब अपन को किसी का सहयोग नहीं मिलेगा तो दूसरा व्यक्ति क्या हो जाएगा, खेड़ जाएगा, यानी कि खेड़ा सत्याग्रह आ जाएगा। इस प्रकार आपको अब दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगी। और इसमें जो तीसरा दिया है कि बागान स्वामियों के साथ एक समझौते के तहत गांधी जी की इस बात पर सहमति हुई कि बागान स्वामियों द्वारा की गई वसूली का केवल 25% किसानों को वापस लौटाना चाहिए। तो यह लगभग को सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 सही है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सरदार वल्लभ पटेल के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि उन्हें खेड़ा सत्याग्रह में उनके सराहनीय नेतृत्व के लिए सरदार की उपाधि दी गई। दूसरा दिया है कि उन्होंने वर्ष 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। और तीसरा दिया है कि उन्होंने वर्ष 1947 की विभाजन परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सार्वजनिक परिसंपत्ति के विभाजन का निरीक्षण करता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? यह है ए दिया है केवल 3, बी दिया है केवल 2, सी दिया है केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है केवल 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि अपन को बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो इसमें जो पहला दिया है कि उन्हें खेड़ा सत्याग्रह में उनके सराहनीय नेतृत्व के लिए सरदार की उपाधि दी गई थी। तो यह लगभग को गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सरदार की उपाधि हुई थी वो उनको बारडोली जो सत्याग्रह गुजरात में हुआ था उसमें दी गई थी। इसलिए जो पहला वाला है यह लगभग को गलत हो जाएगा। और इसमें दूसरा दिया है कि उन्होंने वर्ष 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। तो यह लगभग को सही हो जाएगा। और इसमें तीसरा दिया है कि उन्होंने वर्ष 1947 की विभाजन परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सार्वजनिक परिसंपत्ति के विभाजन का निरीक्षण करता था। तो यह लगभग को सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि केवल 2 और 3 सही आंसर है। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। और दोस्तों प्रेस बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।